नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की कमी लाने, उन्हें आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि प्रदेश के किसी भी एक जिले की कमान महिला अफसरों को सौंपी जाए। इस सुझाव को प्रयोग के तौर पर अमल में लाया जा सकता है। यदि सरकार इसमें सफल रही तो अन्य जिलों में भी महिला अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इस प्रयोग में जिले में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी सहित और दूसरे विभागों में भी महिला अधिकारियों की पदस्थापना की जाएगी। विदिशा, भिंड और दतिया में ऐसे संयोग पहले देखे गए हैं, लेकिन सभी पदों पर महिला अफसरों की पोस्टिंग पहली बार की जाएगी। मध्य प्रदेश देश का चौथा ऐसा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर लड़कियों और महिलाओं को शादी के लिए सबसे ज़्यादा मजबूर किया जाता है। इतना ही नहीं, अपहरण और अन्य तरह से उन्हें ब्लैकमेल तक किया जाता है। अपराध की बात की जाए तो देश में शीर्ष 5 राज्यों में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है। वर्ष 2019 के नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जारी आंकड़ों के विश्लेषण के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल महिलाओं से संबंधित 1626 प्रकरण दर्ज किए गए। इसमें महिलाओं और लड़कियों ने जबरन शादी करने के लिए अपहरण और ब्लैकमेल करने के मामले दर्ज कराए। आदिवासी महिलाओं से बलात्कार के साल 2017 में 2279, साल 2018 में 1868 और साल 2019 में 1922 मामले दर्ज हुए। इसी तरह दलित महिलाओं से दुष्कर्म के साल 2017 में 5892 मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2018 में कुछ कमी आई, 4753 मामले ही दर्ज हुए। लेकिन साल 2019 में फिर यह आंकड़ा बढ़कर 5300 पर पहुंच गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक अब मध्य प्रदेश नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भी अव्वल हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी महिला अपराध में गिरावट दर्ज नहीं की गई। महिलाओं के साथ अपराध लॉकडाउन के दौरान भी जारी रहे। चौंकाने वाली बात तो यह है कि लॉकडाउन के दौरान भी 11,000 से ज़्यादा महिला अपराध प्रदेश के अलग अलग थानों में दर्ज किए गए। लिंगानुपात का अंतर कम करने के मद्देनज़र लिंगानुपात में ज़्यादा अंतर वाले जिलों में इस बार महिला अधिकारियों को पदस्थ करने का सरकार पहले ही निर्णय ले चुकी है। इस बार की तबादला नीति में भी यह प्रावधान किया गया है। अब मंत्रिमंडल समूह ने जो सुझाव दिए हैं उस पर यदि अमल किया जाता है तो उसमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में कितना सरकार सफल होती है अपने उद्देश्य पर। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा। प्रवीण शर्मा जी, आपका स्वागत है। प्रवीण शर्मा जी, मंत्री समूह ने सुझाव दिया है कि प्रयोग के तौर पर किसी एक जिले की प्रदेश में कमान महिलाओं को सौंप दी जाए, जिसमें सारे जो अधिकारी हैं और नीचे तक का अमला है पूरा महिलाएं हों, जो महिलाओं की समस्याओं को, महिलाओं की दिक्कतों को बखूबी समझती हैं और बारीकी से उनको नज़र रखेंगी। तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से अपराध पे जो है वो कंट्रोल होगा, या महिलाओं के संबंध में जो सरकार योजनाएं चला रही हैं उनका लाभ महिलाओं तक, नीचे तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा? क्या कहेंगे? तो जी, जहाँ तक योजनाओं के सवाल है, योजनाओं का लाभ महिलाओं को पहुंचाने के लिए सरकारें इस तरह के जो प्रयोग लगातार करती रही हैं। अब ये नई बात भी आई है, अगर आप देखा हो, चाहे शहरों में जहाँ की महिला अपराध अधिक होता है, ऐसा माना जाता है, जो बड़े जिले हैं उनमें देखते हैं कि महिला अपराध ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं के जो आधी आबादी को की बातें सुरक्षा देने की, उसके लिए लगातार जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसी के तहत ये फैसला, एक विचार अभी अमल में नहीं आया, लेकिन कोशिश चल रही है। जी हाँ, ये कोशिश की जा रही है केवल ये। तो अब इसके सकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं, क्योंकि आप देखें कि महिलाओं की आजकल भूमिका हर क्षेत्र में आ रही है। खासकर जो प्रशासनिक अमला है उसमें भी महिलाएं बढ़ रही हैं। तो महिलाएं ऐसा मानते हैं कि आपस का दर्द समझती हैं और उसको रोकने में आपस की बात जल्दी, आप अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, इलेक्शन में आप देखते हैं कि महिलाओं को से बात करने के लिए महिलाओं की
ड्यूटी लगाई जाती जी। है। तो कहीं ना कहीं ये वही प्रयोग है जो चुनाव में राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि महिलाओं को भेजो, ये घर के अंदर में घुस जाती हैं, किचन में बैठ के ही बात कर सकती हैं। जी। तो और उनके मानसिकता बदलने में या मानस बनाने में महिलाएं अच्छी भूमिका निभाती हैं। तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए अब प्रयोग के तौर पे इस अपराध रोकने के जो उनकी वो है कोशिश, उसमें इसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है सरकार। और ये विचार कहीं ना कहीं उसी से लगता है कि प्रेरणा लेके आगे बढ़ा है। जी हाँ, ये बात सही है कि महिलाएं हैं और महिलाओं से महिला आपस में एक दूसरे को अपनी समस्याएं बताने में ज़्यादा सहज महसूस करती है, तो उससे ये सब आसान रहता है उनकी दिक्कतों को, समस्याओं को समझना और उसका निराकरण करना। प्रवीण जी, महिलाओं से थोड़ा सा हटके अपन बात करें कि महिला अधिकारी को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, ये एक प्रयोग हो रहा है, लेकिन इससे अलग हटके यदि चर्चा की जाए कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट में लगातार महिलाओं से जुड़े हुए मामले में अपराध जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो ये जो पुलिसिंग पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कि जो अभी तक है चल रहा है सिस्टम या जो व्यवस्थाएं हैं, कि कहीं रोक नहीं लगा पा रहे हैं, चाहे वो नाबालिग के मामले में हो या दलित महिला के बलात्कार के मामले में हो या और भी दूसरे मामले में हो। कई मामलों में एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रदेश को देखा गया है कि टॉप 5 में, टॉप 10 में शुमार रहता है। तो कैसे देखते हैं इन सब को आप? जी, जैसे सरकारें हैं या पुलिस प्रशासन है, हमेशा या महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठन भी अगर उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं इसको एक सामाजिक प्रवृत्ति के तौर पर भी देखी जाती है और उसके व्यक्तिगत भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। जबकि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि हमेशा ही पुलिस पे सवाल उठते रहे हैं कि पुलिस एक तो रिपोर्ट समय पे नहीं करती और पुलिस के जो एक रोब होना चाहिए था या उसकी जो दबाव होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमजोर समाज में बढ़ते जा रहा है। खांसी का जो डर है वो डर कम होते जा रहा है। कानून के प्रति जो आदमी के अंदर, लोगों के अंदर भय होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। आज आदमी अपराध करने में सोच नहीं रहा है। तो और महिलाएं शुरू से सॉफ्ट टारगेट रही हैं या महिलाओं को कहते हैं कि साहब ये अगर अपराध हो भी जाएगा तो शर्म के मारे रिपोर्ट नहीं कराएंगी या जो परिवार भी पूरा रोक लेगा, दबा लेगा। तो उसका ही फायदा अपराधी उठा रहे हैं या जो कहें कि आदमी के जो अपराधी तत्व हैं या विचारधारा के लोग हैं वो इसको इस कमजोरी को उसका फायदा उठा के अपने मंशाओं को अंजाम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको रोक तो लगाना पड़ेगी। इसके लिए मानसिकता बदलने की बात हो कि पहले होना चाहिए जी, रोक भी लगाना पड़ेगी और सख्ती बरतना पड़ेगी कहीं ना कहीं। सख्ती बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी जी। प्रवीण जी, एक चीज और देखी गई कि अपन सभी ने बहुत पहले देखा है कि पुलिस का जो सामाजिक सरोकार होता था, मोहल्ले के और कॉलोनी के लोगों से उनका सतत संपर्क रहता था, लोगों के कहीं ना कहीं वो मेलजोल रहता था, कहाँ क्या हो रहा है पूरी उनको घटना की जानकारी रहती थी। उसमें भी अब समय के साथ जैसे जैसे समय बदलता चला गया, देखा गया कि वो दूरियां बन गई। अब पुलिस उतने संपर्क में नहीं रहती है लोगों के। पुलिस से वैसे भी आम जनता संपर्क में रहने में तो डरती है, लेकिन पुलिस स्वयं रहती थी कि उनके बीच में रहे, उनके जाए और उनसे बातचीत हो। तो बहुत सारी पुलिस को उसमें खुफिया जानकारी भी मिलती थी इस तरह से, लेकिन वो सामाजिक सरोकार रहा नहीं। अब कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उमेश जी, पहले क्या था कि पहले पुलिस भी एक समाज का हिस्सा हो या समाज के बीच से जाते थे, जो बनते थे इंस्पेक्टर या जो भी स्टाफ होता था थाने का, वो आसपास का होता था। अब आज की दौर में तो दो गिरावट आई। एक तो समाज जो सोशल मॉनिटरिंग की व्यवस्था थी समाज के अंदर, वो कमजोर पड़ती गई। दूसरा, अब पुलिस में मुखबिर तंत्र ज्यादा एक्टिव हो गया। उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं बाकायदा, और मुखबिरी का जो पैसा है उसको वो ज्यादा ताकत दिखाने लगा है पूरी पुलिस व्यवस्था में। आप देखेंगे कि हर के थाने के अपने मुखबिर होते हैं, वो मुखबिर पालते हैं, उनको पोसते हैं। तो और अपने समाज में बहुत पहले से बात की जाती है, आप देखेंगे कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है, दुश्मनी अच्छी। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बात पहले से दिमाग में बनी हुई है। तो और लेकिन अब वर्तमान में जो किसी ढंग से केस बढ़ रहे हैं और खासकर जो झूठे आरोप लगाने के मामले पुलिस पे आरोप लगे हैं, वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो
कहीं ना कहीं इस जो रवैया है, जो छवि बदली है, जो छवि में गिरावट आई है, उसी की वजह है कि आम आदमी और आम समाज जो है वो पुलिस से दूर हटते जा रहा है और मुख में बढ़ते जा रहे हैं। सामाजिक सरोकार जो था एक पुलिस का, वो वाकई छूट गया है कहीं दूर। जी हाँ, वो समाज उनसे दूर होते जा रहा है और अब केवल कमाई करने के लिए, जो रोजगार के अवसर ढूंढने के लिए कुछ लोग मुखबिर बन जाते हैं। प्रवीण जी, एक तो चीज और है कि ये जो सामाजिक सरोकार छूटा है उसमें पुलिस को भी नुकसान है। अब जो आपराधिक घटनाएं होती है उनकी बहुत सारी जानकारी या बहुत सारी खुफिया जानकारी उनको नहीं मिल पाती, और आम नागरिकों को भी नुकसान है कि आम नागरिक को जो मदद मिलनी चाहिए, आम नागरिक अपनी हर छोटी बड़ी बातें उनको बता दें, तो उससे वो आपराधिक घटनाएं जो हो रही है वो रुक जाए। जैसे बच्चों के साथ रेप वाले मामले हैं, आम नागरिकों को कहीं कोई शंका हो तो वो उनको बता दे कि कुछ ऐसे लोगों पे शंका है, हमें शक है, तो उन पर निगरानी रखी जाए। लेकिन वो जो सरोकार था वो एक नज़दीकी थी, वो उसमें काफ़ी दूरी आ गई है। तो बिल्कुल, आप देखिए अब ये पुलिस को देख के आदमी गायबान होने लगता है। जी हाँ, और अपनी इमेज की उसको चिंता होने लगती है। तो ये समाज में जो एक विचार बदला है, सोच बदली है, ये कहीं ना कहीं घातक भी है, क्योंकि आपका पुलिस के और पुलिस को भी इसके लिए एक मुहिम करना पड़ी है कि साहब हम जो पुलिस से आपके लिए है, पुलिस आपके परिवार के लिए है, सुरक्षा के लिए है, ये इस तरह के अभियान चलाना पड़ी है लोगों को अंदर मतलब बैठने के लिए। जबकि पहले यह था कि आम आदमी खुल के बैठता था, आसपास की चीजें उनको मालूम पड़ती रहती थी और लगातार मॉनिटरिंग भी होती थी, और सोशल मॉनिटरिंग उस टाइम पे बहुत बड़ा काम करती थी कि समाज के जो एक दूसरे के प्रति सम्मान था अपने बुजुर्गों के लिए या पड़ोसियों के लिए, अब वो सम्मान गिरावट आती जा रही है युवा पीढ़ी में। और इसका भी लेकिन पुलिस को दिक्कत हो रही होगी, नो डाउट। जो सूचना अपने आप पहले जो चल के आती थी, अब उसके लिए पुलिस को मेहनत करना पड़ती है। आपको हर थाने में महिला डेस्क बनाना पड़ रही है, क्योंकि महिलाएं खुल के अपनी बात नहीं कह पाती या छुपा जाती है शर्म के मारे। तो वो चीज है कि अब उनको तमाम प्रयास करने पड़ रहे हैं अपराध रोकने के लिए। लेकिन वही कहावत सामने आ रही कि जो दवा की के मर्ज बढ़ता गया, जितने जो प्रयास हो रहे हैं वो उतने ही अपराध भी बढ़ते जा रहे हैं। आदमी समाज का जो विघटन हुआ है, जो परिवारों का विघटन हुआ है, और जो कुरीतियां फैली हैं, उनको उनका असर ज्यादा दिखाई देने लगा है पर इस तरह के प्रयासों के। प्रवीण जी, लॉकडाउन में भी देखा गया कि 11,000 से ज़्यादा प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध, महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े हुए मामलों की जो है पुलिस में रिपोर्ट हुई है। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में भी पुलिस भी नहीं ध्यान दे पाई, वहीं सामाजिक जो सरोकार या दायरा रहा उस दौरान भी कोई रोक इस तरह की नहीं लग पाई कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है या जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर कहीं रोक लगे। 11,000 मामले काफ़ी चिंताजनक लगते हैं, क्या कहेंगे? वाकई जो आंकड़े हैं आपके, जो आप बता रहे हैं आंकड़े, वाकई में डरावने हैं। वो समाज को झकझोरने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि आप देखेंगे जितने जो 11,000 आंकड़े होंगे हैं, जो इनमें अधिकांश केस मोहल्ले, परिवार और आसपास के लोगों के द्वारा घटित किए गए अपराध होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि महिलाएं सबसे पहले आज की डेट में तो परिवार में सुरक्षित नहीं है, जो और फिर आसपास का माहौल बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में कोई बहुत दूर आना जाना नहीं हुआ होगा, अपराध जो होंगे आसपास ही हुए होंगे। जी, तो एक कहीं ना कहीं एक चिंतन करने वाली बात है कि हम समाज विकास की ओर जा रहा है, देश विकास करने की बात कर रहा है, और हम कहाँ जा रहे हैं, खासकर महिलाओं को लेके। आपको आधी आबादी को तो आगे बढ़ाने के लिए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेना ही पड़ेगी, सभी को लेना पड़ेगी। जो सरकार अकेले इस मुहिम में आगे नहीं आ सकती, समाज को भी साथ देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक व्यवस्था पे भी सवाल उठाता है कि आखिर क्यों, क्या वजह है कि पुलिस का भय नहीं रह गया, कानून का भय नहीं रह गया। आज आदमी अपराध करने के पहले सोचता नहीं है। प्रवीण जी, किस तरह से पुलिस को और प्रशासन को क्या करना चाहिए कि ये जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं या और दूसरे अपराध हैं, इन पे अंकुश लगे और कम से कम हो? हालांकि पूरी तरह रोकना तो संभव नहीं है, क्योंकि समाज है, समाज में कुरीतियां हैं, तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इन पे अंकुश लगे और कोई बहुत बड़ी घटनाएं होने से पहले पुलिस को पता चल जाए। इन सब के लिए क्या करना चाहिए जो कहीं कमी आप देखते हैं? देखिए, फिर बात होगी वही कि आप जिस ढंग से आप
पैसे के दम पे मुकदमे पैदा करते हैं, जो आपके फर्जी जमानत जमानत के लेने वाले कोर्ट में दिख जाते हैं। जी ऐसे केस भी सामने लगातार अभी आए हैं, जी हाँ, पिछले कई सालों में इनकी संख्या लगातार बढ़ी है। तो आपको इस पे छोड़ते हुए आपको जो है समाज के बीच में पुलिस को अपनी जो छवि है वो ठीक करना होगी आपको, ताकि एक आम आदमी भी आप तक कोई बात लेके पहुंच सके, उसके प्रति सम्मान उसको मिलना चाहिए। तो और अपनापन जब तक नहीं होगा, जब तक खुलापन नहीं होगा, तो एक हाथ से 46 बनना संभव नहीं है। होगी, सही है। उनको भी प्रयास करना पड़ेगा सरकार को। जो सरकार ने अभी जो बात आप कह रहे हैं कि महिलाओं को लेके कह रहे हैं कि अधिकारी पूरी जिले के में वही होंगी, जैसे आपने जी हाँ, पिंक पार्किंग बनाई महिलाओं के लिए, अलग पार्किंग बन रहे हैं, अलग व्यवस्थाएं और सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। तो उसी दिशा में ये अगला कदम है। और ऐसे और प्रयास भी करने पड़ेंगे आपको महिलाओं को खोल के, कि वो अपनी समस्या कम से कम खोल के बता तो सकें, जो उनके संग हो गया है वो बता पाए। प्रवीण जी ये सही है कि पुलिस को जो है अपने रवैये में कोई बदलाव लाना होगा, क्योंकि जनता उनसे जो दूर जा रही है, जनता उनके नज़दीक आए, जनता उन्हें बताए, इससे पुलिस को भी फ़ायदा है और नागरिकों को भी फ़ायदा है। नागरिकों की समस्याएं दूर होंगी, पुलिस का खुफिया तंत्र में मजबूत होगा, क्योंकि पुलिस जो है इस वक्त अपने मुखबिरों पर निर्भर है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण शर्मा जी इनसाइड राजतंत्र से जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए आम जनता के बीच पहली बार सर्वे कराया जा रहा है। यह सर्वे 31 जुलाई तक चलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने ऑनलाइन फोरम बनाया है। प्रदेश पुलिस के अफसर इस फोरम की लिंक कई लोगों को भेज रहे हैं, ताकि प्रदेश के हर थाने का सर्वे सरकार तक पहुंच सके। सर्वे कराने के पीछे मंशा यही है कि जनता पुलिस के बारे में किस तरह के विचार रखती है, जनता के बीच पुलिस की किस तरह की छवि बनी हुई है। सर्वे के लिए 11 सवाल तैयार किए गए हैं। हर सवाल का जवाब देने के लिए 4 ऑप्शन रखे गए हैं। जो ऑप्शन है उसमें पूछा जाएगा कि क्या आप पूरी तरह से सहमत हैं, या जो अगला ऑप्शन होगा उसमें पूछा जाएगा कि सहमत हैं या फिर असहमत हैं, और चौथा ऑप्शन में रहेगा कि दृढ़तापूर्वक आप असहमत हैं। शामिल किए गए इन ऑप्शन की जनता से सवाल पूछे जाएंगे। इस तरह का सर्वे कराने का प्लान गुवाहाटी में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2014 में बना था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पुलिस को स्मार्ट बनाने के लिए 5 बिंदुओं पर फोकस करने को कहा था, जिसमें सख्त और संवेदनशील, आधुनिक, सतर्क और जवाबदेह, विश्वसनीय एवं उत्तरदायी, तकनीकी और प्रशिक्षित होने के संबंध में बिंदु शामिल किए गए थे। अब इन बिंदुओं पर कितना काम हुआ और इससे जनता में पुलिस की छवि कितनी निखर कर सामने आई, यह पता किया जाएगा। इस सर्वे का जिम्मा इंडियन पुलिस फाउंडेशन को दिया गया है। सर्वे में जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें लोग आसानी से पुलिस अफसर से संपर्क कर सकते हैं या नहीं, शिकायत दर्ज करने और अन्य सहायता के लिए क्या हमारे क्षेत्र में पुलिस से संपर्क आसानी से हो जाता है या नहीं, क्या अब मेरे क्षेत्र की पुलिस संवेदनशील और लोगों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखती है, क्या हमारी पुलिस सख्त होने के साथ ही विनम्र भी है और नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। इसके अलावा जो पूछा जा रहा है उसमें हमारे थाने की हिरासत में हिंसा आदि की कोई शिकायत नहीं है, क्या हमारी पुलिस ईमानदार है और रिश्वत नहीं मांगती है। जो और सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें क्या अपनी पुलिस पर भरोसा है नागरिकों को, इसी तरह के कुछ और सवाल के जवाब सर्वे में पूछे जा रहे हैं। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए आम जनता के बीच ये पहली बार ऐसा सर्वे हो रहा है। इसके पहले ये सर्वे नहीं हुआ और ये सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुझाव पर हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुझाव 8 साल पहले दिया था। सर्वे के लिए केंद्र सरकार के इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने ऑनलाइन फोरम बनाया है। सर्वे के लिए जनता से 11 सवाल तैयार किए गए हैं जो उनसे पूछे जा रहे हैं। हर सवाल का जवाब देने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्मार्ट पुलिस का सर्वे कराने का आइडिया पीएम का था, जिस पे पुलिस विभाग ने अब अमल किया है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। रोगी कल्याण समिति को राज्य सरकार ने पावरफुल बनाया है।
कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने रोगी कल्याण समिति को पहले से ज़्यादा पावरफुल बनाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने कोविड-19 उपचार के लिए चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं में उपचार संबंधित सुविधाओं के लिए सुदृढ़ीकरण के वास्ते रोगी कल्याण समितियों को सशक्त करने का निर्णय लिया है। कोरोना की तीसरी लहर में सर्वाधिक बच्चों के संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है। इसके मद्देनज़र प्रत्येक जिले के टास्क फोर्स और रोगी कल्याण समिति में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। अब रोगी कल्याण समिति हर सप्ताह मीटिंग कर कोविड-19 पॉजिटिव मामलों का रिव्यू करेगी। होम आइसोलेटेड और एक्टिव मामलों के साथ ही कोरोना से मरने वालों की समीक्षा का रिव्यू भी रोगी कल्याण समिति के द्वारा ही किया जाएगा। महामारी व आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में दवाई और जरूरी उपकरणों की खरीदी के साथ ही मांग और ज़रूरत के आधार पर मानव संसाधन की नियुक्ति करने का अधिकार भी अब रोगी कल्याण समिति को दिया गया है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर बढ़ाने की संख्या में इजाफा करने का निर्णय भी अब रोगी कल्याण समिति ही लेगी। स्वास्थ्य प्रणाली में जवाबदेही निर्धारित कर निगरानी और रोगियों की सुरक्षा एवं संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित करने का निर्णय भी अब रोगी कल्याण समिति के जिम्मे किया गया है। संक्रमण की रोकथाम एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने का जिम्मा रोगी कल्याण समिति को दिया गया है। इसके अलावा अस्पताल के सुचारू संचालन में किसी अन्य सहायता की यदि आवश्यकता होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति का जिम्मा भी रोगी कल्याण समिति के पास ही रहेगा। रोगी कल्याण समिति ही निर्णय लेगी कि स्वास्थ्य प्रणाली में जवाबदेही निर्धारित कर निगरानी और रोगियों की सुरक्षा एवं संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। जरूरत पड़ने पर रोगी अथवा हितग्राही केंद्रित सेवाओं में 24 घंटे एवं आपातकालीन सेवा दिए जाने का निर्णय रोगी कल्याण समिति लेगी। पहले दवाइयों की चाहे खरीदी का मामला हो या मानव संसाधन के रखने का मामला हो, अस्पतालों में ज़रूरत के हिसाब से या स्वास्थ्य केंद्रों में, रोगी कल्याण समिति इस तरह के निर्णय नहीं लेती थी। लेकिन कोविड-19 के चलते राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देश पर, जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई थी, रोगी कल्याण समितियों को ये सब अधिकार दे दिए हैं। अब रोगी कल्याण समिति दवाइयों की खरीदी भी करेगी, उसके लिए आदेश देगी। इसके अलावा कहीं ज़रूरत हुई तो मानव संसाधन रखने के लिए रोगी कल्याण समिति बाकायदा मंजूरी भी देगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद रोगी कल्याण समितियों को पावरफुल बनाया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य संस्थाओं में उपकरण एवं सामानों की खरीदी का निर्णय रोगी कल्याण समिति लेगी। पहले ये अधिकार रोगी कल्याण समिति को नहीं थे। रोगी कल्याण समिति सुझाव देती थी, इसके बाद संबंधित जो अस्पताल हैं वो सामानों की खरीदी करते थे और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को काम पर भी रखते थे। स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन की नियुक्ति भी रोगी कल्याण समिति के जिम्मे अब रहेगी। रोगी कल्याण समिति में शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ को शामिल किया गया है। दरअसल कोरोना की तीसरी महामारी, जो तीसरी लहर आ रही है, उसमें ये वैज्ञानिकों ने चेताया है कि बच्चों को सर्वाधिक संक्रमित होने की संभावना है। इसीलिए शिशु और जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनको रोगी कल्याण समिति में शामिल किया गया है, जिससे वो बच्चों से संबंधित बीमारियां, बच्चों से संबंधित दिक्कतें रोगी कल्याण समिति को में बता सकें और वहां उसका निर्णय किया जा सके, जिससे कि कोरोना की तीसरी लहर में यदि बच्चे सर्वाधिक संक्रमित होते हैं तो उनको महामारी से बचाने के सारे प्रयास किए जाएं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक बेहद रोचक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। आजकल मंत्रालय में नौकर दान करने की घटना की खूब चर्चा हो रही है। प्रमुख सचिव स्तर के एक अधिकारी वैसे तो ईमानदार अफसर के रूप में विख्यात हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी की हकीकत उनके कैडर वाले और उनके आसपास मंडराने वाले ही बखूबी जानते हैं। साहब जिस विभाग की कमान संभाले हुए हैं, वहाँ से साहब के फरमान पर 2 लोगों को सरकारी नौकरी पर रखकर
बंगले में चाकरी के लिए भेज दिया गया। कुछ दिन के अंतराल पर संबंधित व्यक्ति के पास फिर प्रमुख सचिव महोदय का फ़ोन पहुंच गया। साहब ने कहा, 2 सरकारी नौकर बंगले पर काम के लिए लगा दो। इतना सुनते ही संबंधित व्यक्ति तपाक से बोल पड़ा, साहब कुछ दिन पहले ही तो 2 लोगों को आपके बंगले में काम पर लगाया था। इसका साहब ने जो जवाब दिया वो बेहद रोचक है। साहब ने अपने ही विभाग में पदस्थ अपने ही कैडर के जूनियर अफसर का नाम लेते हुए बोला कि उसने मांगे थे, इसलिए दोनों नौकर उसके घर भेज दिए। बेचारे संबंधित व्यक्ति की बोलती बंद हो गई। दरअसल जिनको प्रमुख सचिव महोदय ने नौकर दान में दे दिए, उनका अभी इतना अधिकार नहीं है कि उनके कहने पर कोई सरकारी नौकर उनके घर चाकरी के लिए थैंक यू सर्विस में भेज दे। लेकिन प्रमुख सचिव महोदय के लाडले हैं, इसलिए उन्होंने नौकर ही दान कर दिए। दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि जिन प्रमुख सचिव की यहाँ बात हो रही है वे विंध्य क्षेत्र से आते हैं और अधोसंरचना से जुड़े विभाग की कमान संभाल रहे हैं। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। कैमरों